रहे थे बेटा ट्राइंगल। और ट्राइंगल में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? ट्राइंगल में लास्ट टाइम हम थेल्स थ्योरम पढ़ चुके थे। एक मैंने सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था आपको। अब देखिए आगे की मैं जो बात कर रहा हूँ उससे पहले हमें कुछ और प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी की बात ही कर रहा था मैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें हमने इंटरनल एंगल का सम पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे ये ए बी सी एक आपके अगर ट्राइंगल है तो ये इंटीरियर एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी मैंने क्या पढ़ा था? 180 पढ़ा था। अब मैं पढ़ रहा हूँ एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम मैंने बताया था वैसे कितना होता है बेटा? एक्सटीरियर एंगल 360 कितना? 360 हाँ 360 होता है। देखिए अगर एक्सटीरियर का मतलब ये बेटा कि इस तरह से अगर मैं इन साइड्स को आगे एक्सटेंड करूं तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, मान लेते हैं इनको नाम देता हूं मैं 1 2 3 और बाहर वालों को नाम देता हूं 4 5 6। तो मुझे क्या प्रूव करना है? प्रूव क्या करना है मुझे बेटा इसमें कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आई बात? उस दिन हमने क्या पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होता है आपका? 180। ये मैंने प्रूव किया था। अब एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि वी एक्सटेंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी सी एट पॉइंट डी, ए सी एट पॉइंट ई एंड ए बी एट पॉइंट एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह से मैंने एक्सटेंड किया है। अब मुझे क्या पता है? देखिए मुझे पता है कि अगर डी सी डी इस बी सी लाइन का एक्सटेंशन है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बी डी एक स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में है ना? बी सी डी कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो प्रूफ के अंदर देखिए आप इजीली समझ जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कि अगर बी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 3 प्लस 4। बताइए बेटा। सर 180 डिग्री। वेरी गुड बेटा। एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं मैं यहाँ। फिर क्या कह रहा हूं मैं कि 1 और 5 का सम कितना होना चाहिए? एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये भी 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि वही स्ट्रेट लाइन। इसको इक्वेशन 2 नाम देता हूं। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 ये भी कितना होना चाहिए आपका? 180 डिग्री। इसको नाम 3 दे देता हूं। फिर क्या करता हूं? ऐड करता हूं बेटा तीनों इक्वेशंस को। देखिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जब तीनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा? देखिए जो लेफ्ट पार्ट है उसमें बनेगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। क्योंकि सभी 6 के 6 एंगल प्लस हो जाएंगे। ये मैंने अब एक सीरीज वाइज लिख दी बेटा, क्योंकि अगर पहले क्या लिखा था? 3 प्लस 4 लिखा था, फिर 1 और 2 मैंने आगे लिख दिया, 5 और 6 को मैंने पीछे लिख दिया। लेकिन सभी प्लस होंगे तो यही बनेगा ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। और ये जब प्लस होंगे तो क्या बनेगा? 180 प्लस 180 प्लस 180, 180 प्लस 180। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या है? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल है ये। उस दिन मैंने पढ़ा 180 डिग्री सर। 180 है। एंगल ऑफ ट्रायंगल। यस वेरी गुड। 180 डिग्री हो गई बेटा ये। 180 डिग्री प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180। एक 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये क्या बचा? देखिए 4 प्लस 5 प्लस 6 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना बच गया? 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था बेटा, यही क्या करना था? हमें प्रूव करना। तो आसान है, समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। बेटा कोई डाउट है? नो सर। नो ठीक है, सर। आगे देखिए। अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें। अभी अगली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको उस दिन करवाई थी, जो थेल्स में यूज की थी हमने, वो क्या थी बेटा? मैंने कहा था कि दो पैरेलल्स के बीच में अगर बेस सेम हो तो दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस हैविंग इक्वल एरिया। मान लीजिए ये मैंने दो ट्राइंगल ली, दो पैरेलल लाइन ली। पहले क्या ली मैंने? दो पैरेलल लाइन ली। एक को नाम दिया मैंने एल, दूसरे को नाम दिया मैंने एम। इस एम लाइन के ऊपर मैंने दो पॉइंट एज्यूम किए, एक पॉइंट बी और दूसरा क्या किया? सी किया। ठीक है। एल के ऊपर मैंने क्या कहा? एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहां ले लेता हूं मैं ए डैश ले लिया, या A1 ले लिया, तीसरा पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं A2 ले लेता हूं। एक ट्राइंगल मैंने ये बनाई पहले। ठीक है। बल्कि इसको क्या करते हैं और थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। चलो एक ही बात है। इसको मैं यहां ले लेता हूं A2। देखिए गिवन क्या था? L इज पैरेलल टू M। L जो लाइन है वो किसके पैरेलल है बेटा? M के पैरेलल है। L और M क्या है? दोनों पैरेलल है। ये क्या है? बेस सेम है। तीनों ट्राइंगल जो ABC, A1BC, A2BC, तीनों ट्राइंगल का बेस इक्वल है। बेस क्या है तीनों ट्राइंगल का? BC है। तो मैंने कहा था कि एरिया इक्वल होंगे। प्रूव क्या करना था आपको? ये तो गिवन थी आपकी कंडीशन, L इज पैरेलल टू M। टू प्रूव क्या करना था मुझे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल A1BC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल A2BC। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया मुझे इक्वल प्रूव, या और भी हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं आपके इस पे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर बेस सेम और पैरेलल लाइन हो तो इनके बीच में जहां भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट आएंगे उन सभी के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देखिए मुझे एक बात पता है बेटा कि अगर मैं एरिया प्रूफ में दिखा देता हूं आपको, ये मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है ना आपका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए मुझे पता है यहाँ पे कि 1/2 बेस क्या आपका BC, और हाइट मतलब ये हाइट। ये अगर मैं पॉइंट थोड़ा सा फिर मैं कह रहा था इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते बेटा, ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो जाती। मान लो ए पॉइंट में यहाँ ले, सर ए भी हो जाएगी हाइट। ए बी नहीं बेटा, ए बी तो हाँ ए बी भी हो सकती थी अगर वो स्ट्रेट होती। तो अब मैं ये हाइट डाल रहा हूँ इस पे H। बात समझ में आई या नहीं आई? ये पॉइंट आपका मैंने थोड़ा इधर ले लिया समझाने के लिए। जैसे इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन की है कि ए पॉइंट आपका यहाँ है, बी पॉइंट आपका यहाँ है, और सी पॉइंट आपका यहाँ है। तो ये मैंने हाइट डाल दी इस पे H। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये जो डॉटेड मैंने डाला वो हाइट डाली मैंने। मान लेते हैं AD डाली आपने हाइट। यहां जो हाइट डालोगे आप वो हाइट कितनी रहेगी? A1D1 वो भी H ही रहेगी, और A2 से जो हाइट डालोगे आप D2 पे वो भी हाइट क्या रहेगी? H ही रहेगी। मतलब क्या बेटा? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि एट ईच पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट। किन्हीं भी दो पॉइंट के ऊपर इनकी जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं है कि आगे जाके चेंज हो जाएगी। जैसे अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। अगर बराबर बराबर रहेंगी तभी तो दोनों पैरेलल रहेंगी। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता तो ये पैरेलल नहीं होती आपकी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आया नहीं आया बेटा? बताइए। Yes, sir. जिसको नहीं आया उसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा। मैंने ये कहा कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो दो पैरेलल लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप उनके बीच की डिस्टेंस मेजर कर लें, वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है। ये भी H है तो ये भी H, ये भी H, ये भी H। जैसे रेलवे की लाइन होती है ना, आपने देखी होंगी, तो उनके बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है। कहीं आप कनीना में मेजर कर लो उनको, जाके रेवाड़ी में कर लो, बीच में डैना में कर लो, कहीं भी जाके आप मेजरमेंट करोगे तो उनका डिस्टेंस क्या मिलेगी? सेम, क्योंकि वो पैरेलल है बेटा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब पैरेलल लाइंस होती है तो किसी भी दो पॉइंट के ऊपर आप उनके बीच की डिस्टेंस लोगे तो वो क्या आएगी?
अगर ये h है तो ये भी h और ये भी h, और यही कारण है, यही रीजन है, क्योंकि बेस तो सेम था ही तीनों ट्राइंगल का BC। अब हाइट भी सेम होगी तीनों पॉइंट पे, तो हाइट भी सेम होगी तो h हो गई। ये एरिया हो गया 1/2 इंटू BC इंटू h, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर A1BC, वो भी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू BC इंटू h, और फिर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल A2BC, वो भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस BC इंटू h। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये वाली कंडीशन लिख दूंगा मैं कि जब इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से तीनों से मुझे पता चल रहा है कि तीनों के एरिया बराबर है 1/2 इंटू बेस इंटू h, 1/2 इंटू बेस इंटू h, 1/2 बेस इंटू हाइट। कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। सर सर अगर हाँ जी, बोलिए। दोनों लाइन इक्वल पैरेलल नहीं होंगे तो सर एंगल नहीं बनेंगे, एरिया सेम नहीं होगा सर। तो सेम नहीं होगा बेटा। ये मैंने क्या कहा था, ये मैंने थेल्स के टाइम उस समय मैंने जब दोनों ट्राइंगल इक्वल की थी उस समय मैंने ये थ्योरम यूज की थी कि एरिया बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस, और अगर ये बेस भी सेम नहीं होगा तो भी इक्वल नहीं होंगे बेटा। अगर ये बेस भी आप डिफरेंट ले लोगे, मान लो एक ट्राइंगल का बेस आपने BC लिया, दूसरे का आप बेस यहाँ ले लेते हो, मान लो DF ले लेते हो या DE ले लेते हो, तो भी एरिया सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये साइड मेजर मतलब अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। BC हो सकता है 5 हो, DC हो सकता है 10 हो या DE 10 हो, ठीक है। बेस भी सेम होना चाहिए और सेम पैरेलल, उसी पैरेलल के बीच में होनी चाहिए। एक ही पैरेलल जो दो आपकी लाइन दे रखी है, उसी पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल्स बननी चाहिए। समझ आया यस सर। बेटा? जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है बेटा, आगे देखिए अब इसमें। अब आगे जो कुछ थ्योरम्स हैं उससे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के कुछ क्राइटेरिया पढ़ने पड़ेंगे। ये हालांकि मैं पहले दिन भी पढ़ा सकता था, फिर मैंने सोचा हो सकता है कुछ बच्चों को आते हो, फिर मैंने अभी मतलब ये देखा कि हो सकता है कि 80 बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चों ने पढ़ रखे हो, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखे हो। तो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। देखिए, जब ट्राइंगल की मैं बात करता हूं तो मैंने दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, एक लिखा मैंने कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा लिखा मैंने सिमिलरिटी। तो आप मुझे बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसी होती हैं और सिमिलर ट्राइंगल कैसी होती है। कोई भी एक बच्चा मुझे बताइए बेटा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट सर वो ट्रायंगल जो जिनकी सेम साइज हो, सेम शेप हो। एज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ, सर हम जैसे रुपी का एग्जांपल लेते हैं तो सर वो दोनों पार्ट्स अपने आप को कवर कर लेते हैं। वेरी गुड बेटा, सुपर इम्पोज करते हैं। कौन बोल रहे हैं आप? बहुत बेहतरीन बताया आपने। क्या नाम है आपका? संजना। वेरी गुड बेटा। और कोई दूसरा बच्चा बेटा? अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो ओनली साइड इज सेम। ओनली साइड इज सेम, आप ये कह रहे हैं साइड सेम होती है। चलो देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको इसमें, मैं बताता हूँ आपको क्या फर्क होता है। सर सिमिलरिटी में उसकी जो शेप होती है वो सिमिलर होती है, बस उसके साइज अलग होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें क्या होता है देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए बहुत अच्छा बताया। मैंने कहा कि दो ट्राइंगल आपके पास, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरी ट्राइंगल है आपकी PQR। PQR, ये दो ट्राइंगल है। देखिए सिंबल बता रहा हूं पहले तो। सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है? सिमिलरिटी का सिंबल होता है ऐसे, और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है? ये लगा के नीचे इक्वल का साइन होता है। अब सिंबल से ही मुझे पता चल जाएगा। देखिए सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है कि दो एक इस तरह के चेहरे होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे हाथी और हाथी का बच्चा। ठीक है, जब आप हाथी और हाथी के बच्चे को देखते हो तो आपको दिखता होगा कि दोनों की भाई वही सूंड है, वैसी शक्ल है, ठीक है, या एक जैसे दिखते हैं आपको, लेकिन साइज मैटर है। साइज क्या है वहां पे? हाथी का बच्चा है वो छोटा है और जो कंप्लीट जो हाथी अडल्ट है वो क्या आपका बड़ा है। ठीक है,
तो देखने में तो एक जैसे हुए, सिमिलर तो हुए, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट नहीं। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी साइज बराबर नहीं। ठीक है, जैसे बेटी ने बताया कि 2 क्वाइन लिया आपने, ठीक है, 2 सेम टाइप ऑफ क्वाइन अगर आप लेते हैं तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल देखने में भी एक जैसे होते हैं और साइज भी उनकी एक जैसी होती है। जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ओवरलैप, एक दूसरे को सुपरइम्पोज करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ये 2 ट्राइंगल ली मैंने, एबीसी और PQR। मैं बात कर रहा हूं किसकी, देखिए कॉन्ग्रेंसी की। सिमिलरिटी की बाद में बात करूंगा। एक चीज बताइए मुझे, अगर कोई 2 चीज कॉन्ग्रेंट होंगी, जैसे मैंने ये दोनों ट्राइंगल ली, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, और दोनों की शक्ल भी एक जैसी है, दोनों की साइड भी सेम है। तो मुझे ये बताइए क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी या नहीं? जैसे मैंने ये साइड ली, मान लो इसकी 6, यस सर। ये 4 सर और ये ली मैंने मान लो 7 ली, 6, 7 और 4। तो अब ये जो 2 ट्राइंगल बनाई मैंने, आपको दिख रहा होगा ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या कॉन्ग्रेंट हुई ट्राइंगल? बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हुई बेटा। और कॉन्ग्रेंट मतलब कॉन्ग्रेंट हुई तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं सिमिलर भी होगी, सिंबल में दिख रहा होगा ना कि सिमिलरिटी का जो सिंबल था उसके साथ साथ वो इक्वल और हो गई। ये तो शक्ल थी इनकी, इनकी शेप क्या थी, जो इनकी देखने में क्या थी, दोनों एक जैसी थी, शेप एक जैसी थी, साइज भी इक्वल हो गई। साइज भी इक्वल होने के साथ साथ वो कॉन्ग्रेंट। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या वो सिमिलर होंगी? अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या Yes, सिमिलर sir. होंगी? Yes, sir. बिल्कुल होंगी Yes, sir. बेटा, क्योंकि सिमिलर की तो प्रॉपर्टी ये थी कि उनकी क्या होनी चाहिए, शेप एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साइज उनकी अलग अलग होती थी, लेकिन यहाँ साइज भी मैटर नहीं करी, साइज भी एक होगी। तो जो कॉन्ग्रेंट होंगी, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी, वो सिमिलर होंगी। बट जो ट्राइंगल सिमिलर हैं क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगी? नहीं होंगी। सिमिलर ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सिमिलर होंगी ये जरूरी है। बात समझ में आ गई होगी से? अगर मैं आपसे ये कह दूं, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई यहाँ पे जिसकी साइड मैंने 4 4 4 सेंटीमीटर। एक और मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई जिसकी साइड मैंने क्या ली यहाँ पे 8 8 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड्स बराबर हो उसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। तो देखने में तो दोनों एक जैसी लग रही है, सिमिलर तो है। क्या ये कॉन्ग्रेंट है? ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। ठीक है, कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं होंगी? क्योंकि साइज मैटर हो, साइज डिफरेंट हो गया। ये छोटी ट्राइंगल बनी, ये क्या बनी आपकी बड़ी ट्राइंगल बन गई, क्योंकि इसकी साइड डायमेंशन क्या थे 4 4 4 थे, यहाँ क्या हो गए 8 8 8 हो गए। तो ये चीज तो आपको शायद जिसको SSS क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर 2 ट्राइंगल है मेरे पास, एक ट्राइंगल ABC है, दूसरी ट्राइंगल क्या है PQR है, तो मैंने कहा कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। ये साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए। रेशियो भी नहीं बल्कि इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये अगर 6 है तो ये 6, ये मैंने कहा कि 10 है तो ये 10, और अगर ये 8 है तो ये 8। बात समझ में आ गई होगी? अगर ये आपस में आपके इक्वल है तो आप क्या कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या आपकी कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या कह रहे हैं, SAS, साइड एंगल साइड। ध्यान रखना, ये साइड साइड साइड, फिर मैंने कहा साइड एंगल साइड। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो एंगल लेना पड़ेगा, एंगल उन दोनों साइड के बीच वाला ही लेना पड़ेगा। जैसे अब वो कह रहा है कि कोई 2 साइड मुझे पता है कि 2 साइड आपकी क्या है इक्वल है, और एक एंगल मुझे पता है इक्वल है। जैसे 2 साइड का मतलब एक साइड मैंने ये ली, मान लेते हैं ये मैंने 5 ली, ये भी 5 होगी, ये मैंने 9 लिया, ये भी 9 लिया। अब एक एंगल कह रहा है, मान लो ये एंगल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 40 डिग्री, और ये भी मैं 40 डिग्री ले लेता हूँ, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी बेटा?
No. यस सर। नहीं होंगी बेटा, No, नहीं sir. होंगी। क्यों नहीं होंगी, मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि SAS ये जो एंगल दोनों साइड के बीच में आया, तो ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये वाला एंगल अगर आपका इक्वल है, ये मान लो अगर 50 डिग्री है, तो यही आपका 50 होना चाहिए। अब ये जाके कॉन्ग्रुएंट होगा। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, SAS क्राइटेरिया के अंदर आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब मैं ये कह रहा हूं कि दो साइड साइड साइड, ये साइड और उनके बीच का जो एंगल, दोनों साइड का जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है आपका, उस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा, वो एंगल आपके इक्वल होने चाहिए, तभी जाके ये क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरी अगर मैं बात करूं, तो मैंने लिखा ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब क्या कह रहा हूं मैं, इसी के अंदर मैं बात कर रहा हूं। अब आपको क्या दिख रहा है? दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। जैसे मैंने लिखा, ये एंगल आपका 50 डिग्री हो गया, ये एंगल आपका 50 डिग्री हो गया, ये एंगल आपका मान लो 60 डिग्री हो गया, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो गया। अब क्या आती है? साइड की बात आती है। तो साइड कौन सी होनी चाहिए आपकी कोरस्पॉन्डिंग? अगर मैं ये लिख दूं ये 9 है और ये 9 है, तो क्या आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी? मैंने ये दोनों एंगल लिए, ये 50 तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60, और ये मैंने साइड ली, ये 9 और ये 9। अब बताइए मुझे, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? No, sir. सर एंगल्स के बीच में No, साइड sir. इक्वल होने चाहिए। हाँ, यही तो है बेटा। अब मेरे को बताइए, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? कोई भी बच्चा बताइए। No, sir. नो सर। No, sir. नो सर। संजना बताइए बेटा। नहीं है सर। ठीक है, देखिए आप लोगों ने कहा कि सर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी ये, जबकि मैं कह रहा हूं दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बेटा ये। अब आप ये कहोगे सर आपने तो ये कहा था बीच वाला होना चाहिए, बीच वाला जो था वो इनके बीच में ही होना चाहिए, जैसे आपने साइड साइड में किया था। तो ये वाली जो साइड थी, तो साइड ये इक्वल होनी चाहिए थी, ये 9 तो ये 9 होनी चाहिए थी, तब जाके होते हैं। यही कहना चाह रहे हो ना आप? यही कहना चाह रहे हो बेटा आप? Yes, sir. यही बात कहना चाह रहे होगे कि सर दो एंगल ले रखे हैं, तो उनकी कॉमन साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो क्योंकि आपने कहा था कि बीच वाली दोनों एंगल के बीच में जो साइड आती है वो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन देखिए, जब एंगल की बात करता हूं मैं, तो एंगल के अंदर अगर मुझे ये पता चल गया कि ये 60 डिग्री और ये 50 डिग्री, 60 और 50 कितना हो गया? 110 हो गया, ये भी 110 हो गया। तो तीसरा एंगल कितना बचा, ये बताइए मुझे आप। 70. 70 बचा, वेरी गुड। ये भी कितना बचा? 70 डिग्री बचा। तो ये अंडरस्टूड हो गया आपका, जब दो एंगल आपके गिवन थे वो इक्वल थे, तो थर्ड एंगल आपका ऑटोमेटिकली इक्वल होगा या नहीं होगा? भाई जब दो एंगल आपके इक्वल हो गए किसी ट्राइंगल में, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि Yes, आपको sir. पता है कि सम ऑफ Yes, sir. ट्राइंगल Yes, इक्वल टू sir. 180। और अगर ये 70 हो गया, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 70, ये 70, ये 50, ये 50, और इनके बीच की साइड 9। समझ आया नहीं आया? तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई या नहीं हुई? Yes, sir. हुई. Sir. हुई बेटा, होंगी। एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो उनकी साइड उन एंगल्स के बीच वाली हो, लेकिन ये जरूरी है कि कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? ये अगर 50-70 है, तो ये 9 यहाँ है, तो ये 9 यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो नहीं होती। अगर कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड P के हुए, तो ये 9 है, तो ये भी क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तब जाके मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों। और ये अगर तीनों केस अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमिलर तो ऑटोमेटिक है, तो सिमिलरिटी के लिए पढ़ाने की अलग से जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रही है वो सिमिलर भी तो हो रही है साथ साथ। मैं पहले बता चुका हूं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल Yes, वो sir. सिमिलर भी होती हैं, Yes, सिमिलर sir. कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं। अब चौथा क्राइटेरिया देखिए, चौथा क्राइटेरिया RHS। क्या होता है RHS, बताइए मुझे। Right hypotenuse side. हाँ, राइट हाइपोटेनियस साइड, वेरी गुड, सही बात। अब आ रही बेटा? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो मैसेज आया था,
अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं इसमें, मैंने कहा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, RHS मतलब राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री। एक हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए। और एक साइड कोई, एक साइड का मतलब अगर ये साइड इस साइड के इक्वल ले लो, या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल ले सकते थे आप, जो भी मन करे आपका। तो एक क्राइटेरिया इसमें से अगर ये होंगी तो आपकी ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, जैसे मान लो ABC, ये PQR, तो मैं कहूंगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू PR, और कोई भी एक साइड या तो AB PQ के, AB इज इक्वल टू PQ, तो आप कहेंगे हाँ ये RHS क्राइटेरिया लग गया और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपकी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये 4 क्राइटेरिया आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। इसके बाद एक 5वां क्राइटेरिया आता है जो केवल सिमिलर ट्राइंगल के लिए होता है, वो कॉन्ग्रुएंट के लिए नहीं होता, वो उसको बोलते हैं आप एंगल एंगल क्राइटेरिया, AA, एंगल एंगल क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया। इसमें क्या, देखिए टाइम होने वाला है शायद, 1-2 मिनट बचे हैं बेटा, देख लेते हैं इसमें। इसमें क्या होगा कि अगर दो ट्राइंगल आपकी, जैसे मैंने कहा कि दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए मैंने क्या कहा था कि जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जैसे ये मैंने 4 सेंटीमीटर ली, ये मैंने 9 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है, देखिए एंगल एंगल क्राइटेरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल तो 60 डिग्री होंगे, इसमें भी 60 होंगे। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हेलो, यस सर। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल तो 60 होंगे, 2 एंगल कह लो या 3 एंगल, क्योंकि एंगल एंगल का मतलब तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, फिर एंगल एंगल ए भी कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं, 2 रूप में लिखा मिलेगा आपको ये, या तो ए या फिर ए। जब मैंने कहा कि तीनों एंगल आपके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल है, तो मुझे पता है कि दोनों ट्राइंगल की शेप तो सेम होगी, साइज अलग अलग हो गई, साइज अलग अलग होने के नाते ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हुई लेकिन सिमिलर हो गई। तो ये एंगल एंगल वाला क्राइटेरिया ये केवल सिमिलरिटी के लिए होता है। तो सिमिलरिटी के कितने क्राइटेरिया हो गए भाई? 4 तो ये और 5वां ये, 5। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने हो गए? कॉन्ग्रुएंसी के लिए हो गए 4। समझ में आ रहा है बेटा? यस टाइम सर। हो गया है, बाकी हम कल करेंगे बेटा फिर इसमें, ठीक है? टाइम हो गया नहीं हो गया बताइए मुझे एक बार। आगे इसमें क्या बता रहा हूं मैं, जब ये आपका हो चुका है बेटा इतना इसमें, अब एक चीज और सुनिए आप, कि अगर मैंने कोई ट्राइंगल ली जैसे ABC और दूसरी ट्राइंगल ली मैंने PQR, ठीक है? अब यहां पे क्या लिखा मैंने, ABC, मैंने AB लिखा 10, ये मैंने लिखा 5 मान लो, और ये लिखा मैंने 8 मान लेते हैं। यहां मैंने लिखा 5, 10 और 8। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, जबकि तीनों साइड सेम आ रही हैं। क्राइटेरिया लग रहा है आपका SSS। नो सर। ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, तो क्या ट्राइंगल जो बनेंगी आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी, मुझे ये बताइए। नो सर। नो सर। क्यों नहीं होंगी? तीनों साइड तो बराबर हैं। नो सर। कोरस्पॉन्डिंग क्यों? साइड क्या कह रहे हो? हाइट और बेस सेम नहीं है सर। हाइट और बेस सेम नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो, मान लेते हैं इस ट्राइंगल को मैंने यहां से रोटेट किया, तो रोटेट करूंगा तो क्या बनेगी मेरी साइज? कुछ ऐसी बनेगी। देखिए ये जो A पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा नीचे, ये C वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा। अब मुझे पता है इसमें BC कितना है मेरा, 8 है, और AB कितना है मेरा, 10 है, और AC कितना है मेरा, 5 है। तो क्या रोटेट करते ही कॉन्ग्रुएंट हो गई है इसके? अब तो दिख रहा होगा ना? यस सर। अब क्या कहेंगे आप, क्या कॉन्ग्रुएंट है?
मैंने जस्ट इसको घुमाया है, वैसे ऐसे पकड़ के और मैंने ऐसे घुमा दिया इसको, ये बी पॉइंट ऊपर वर्टेक्स चला गया, सी इधर आ गया, ए नीचे आ गया, ये से बन गई आपकी। अब क्या ये कॉन्ग्रेंट होगी उसके, बताइए? अब भी कॉन्ग्रेंट होगी और यहां भी कॉन्ग्रेंट थी बेटा, ठीक है, ये चीज मैं बता दूं आपसे। लेकिन आप ट्राइंगल एबीसी लिखते हैं, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये बात गलत होती, ये बात गलत होती, क्योंकि एबीसी ट्राइंगल जो है ना वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट कौन है? कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ए सी। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? ट्राइंगल बी, तो यहां से ये पॉइंट लेना पड़ेगा, रोटेट करके आपको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये लिखने का तरीका होता है, मैं फिर बता रहा हूं आपसे, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो। आप ये मत सोचना कि सर एबीसी और बीसीए में फर्क क्या है, बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट के साथ साथ क्या होते हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि एंगल ए एंगल पी के बराबर था। एंगल ए किसके बराबर था? एंगल पी के, जो कि सही नहीं है। और यहाँ क्या मतलब? एंगल बी एंगल पी के बराबर, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये बात सही है। तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ए एंगल किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। एंगल ए जो है वो आपका किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है? आपका एंगल आर के बराबर है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए बेटा कि आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इस तरह से कि एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रेंट तो है दोनों ट्राइंगल, क्योंकि देखने में मुझे लग रहा है कि भाई ये साइड यहाँ भी है, एस 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 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, लेकिन फॉलो तो हो रहा है एस 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, लेकिन क्या हो रहा है इसमें? लेकिन जो नेमिंग है वो चेंज होगी बेटा। नेमिंग क्यों चेंज होगी? क्योंकि ये ए बी साइड जो 10 थी, ये साइड पी आर पे आ गई। यहाँ पे ए बी किस पे आ गई? पी आर पे। तो ए बी पी आर पे आ गई, तो अब ये इनका क्या होगा? रोटेशन होने की वजह से ये पॉइंट बी ए की जगह चला जाएगा। मतलब ये बी वाला एंगल एंगल पी के बराबर होगा, ए वाला एंगल क्यू के बराबर होगा, और सी वाला एंगल किसके बराबर होगा? आर के। तो ये बात सही होगी कि ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, बट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये बात गलत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे चल के क्वेश्चन आते हैं इस पे। इस तरह से दे दिए जाते हैं, मान लो दो साइड दे दी और एक साइड वो निकालना चाहता है, इस तरह से वो कह देता है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, फाइंड दिस साइड। तो ये साइड अब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इस तरह से ये कोई दो साइड दे देता है, मान लो तीसरी, अब तो आपको दिख रहा होगा 10 8 5, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। और आप क्या अक्सर यही गलती कर देते हैं कि सर या तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, और है तो उनकी नेमिंग गलत करते हैं। आप इस तरह से लिख देते हैं कुछ बच्चे एबीसी, और इससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ूं, आगे देखिए। अब मैंने कहा कि एबीसी एक ट्राइंगल है आपकी, एबीसी के आपके एक ट्राइंगल, एंड पी क्यू पैरेलल टू बीसी, पी क्यू पैरेलल टू बीसी। पी क्यू किसके पैरेलल है बेटा? बीसी के पैरेलल, कंडीशन गिवन। अब वो क्या कह रहा है देखिए, अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो वो ये पूछ रहा है, बताइए ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी क्या वो सिमिलर है या नहीं है? बताएंगे आप बेटा? सुन पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। मैं कह रहा हूँ ट्राइंगल ए पी क्यू और एबीसी सिमिलर है सर। है, देखिए सर क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन एंगल है भाई। एंगल ए छोटे वाली ट्राइंगल में भी है और एंगल ए बड़े वाली ट्राइंगल में भी है। फिर मैं कह रहा हूं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी। ये बराबर क्यों है? क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे नहीं होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं कह सकता हूं बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, जो हमने पांचों क्राइटेरिया पढ़ा था, मैंने कहा था एंगल एंगल, अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर
टू ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर होने के बाद अब मैं क्या लिख सकता हूं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब छोटी वाली ट्राइंगल एपी, ये साइड, इसकी कोरस्पॉन्डिंग बड़े वाली ट्राइंगल की साइड कौन है, ए बी, एपी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू, छोटे वाली ट्राइंगल की साइड ए क्यू, बड़ी ट्राइंगल की साइड ए सी, ए सी, छोटी ट्राइंगल की साइड पी क्यू और बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड बी सी, इनका रेशियो इक्वल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे थ्योरम्स में बहुत जगह यूज होगा ये। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है इस तरह से, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। अब तक जो हम अलग अलग पढ़ रहे थे, अब तक हम पढ़ रहे थे ए बी सी और यहाँ पढ़ रहे थे आप पी क्यू आर, तो मैं क्या कह रहा था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी इसका रेशियो, ए सी का रेशियो के पी आर के रेशियो के बराबर, बी सी का रेशियो किसके, क्यू आर के रेशियो के बराबर। तो ये जब रेशियो इनका बराबर होगा तो मैं कह सकता था कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके सिमिलर। अब मैंने एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बनाई, एक छोटी ट्राइंगल ए पी क्यू बनाई, दूसरी ट्राइंगल ए बी सी बनाई, और ये एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। और सिमिलर होने के नाते इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो गया, ए पी अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए सी और पी क्यू अपॉन बी सी। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को?